ये उस समय की बात है जब मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठा हुआ था। इस अंधेरी काल कोठरी में मेरे अलावा 3 और खतरनाक गुनाहगार थे। मेरे हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे। कारण जुल्म के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। उस जुल्म के बारे में सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं उठेगा। मैंने पहले ही रात अपने पत्नी के साथ ऐसा कृत्य किया था कि करीब करीब वह अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। मेरी आंखें तभी तक लाल ही थीं। कल रात के बारे में सोचकर मेरी आंखों से मानो फिर से खून सवार हो गया था। कल रात वह लाल साड़ी में गजब सुंदर लग रही थी और उसे देखकर मेरे अंदर का जानवर जिंदा हो गया था। मैंने बहुत ही दुष्ट तरीके से उसका आंचल खींचा और मेरा एक रूप देखकर वह जोर से चिल्लाई। वह मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ। तभी अभी तो मैंने अपना प्यार जताना भी शुरू नहीं किया और तुम चिल्ला रही हो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहन करना है। रात भर वह बहुत घबरा रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं यही सोचकर ही रहा था कि उतने में एक इंस्पेक्टर ने जेल के डंडे से मुझ पर लाठी मार किया। शायद उसे मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कारागार का ताला खोलने के लिए कहा और बोले कि इसकी खातिरदारी करने के लिए इजाज़त सरकार की तरफ से मिल गई है। यह आज तो सच सच बताएगा कि इसने अपने पत्नी के साथ ऐसा क्या किया है कि वह एक ही रात में मर गई, या फिर पूरी रात उसकी चीखें सुनेंगे। खोलो दरवाज़ा। उस इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ बहुत ही घिनौनी नज़र से देखा। वह एक तगड़ी तंदुरुस्त कद लाठी का इंसान था। साथ ही वह गंजा था। उसके सर पर बाल नहीं थे। उसका लंबा चौड़ा शरीर देखकर मैं एक बार भी डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या किया था। मेरा मन बिल्कुल भी तैयार नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ऐसे ही इंसान मिलेंगे। फिर उसने मेरी कॉलर पकड़ी और उसे बैरक से बाहर निकालकर एक दूसरी अंधेरी कोठरी में ढकेल दिया। मैं मुंह के बल गिर गया। मेरे हाथ अभी तक हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वह मुझसे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारी आखिरी मौका दे रहा हूँ। सच सच बताओ कि तुमने अपने पत्नी के साथ ऐसा क्या किया कि वह सारी रात चिल्लाती रही और शादी की रात ही पहली रात को ही मर गई। और वह चुप हो गया। मैं भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने वही सारी रात सवाल करीब 3-4 बार पूछे और मैं फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। चलो अपने शर्ट के बटन खोलो, मैं भी तो देखूं उस रात तुम्हारे अंदर कौन सा जानवर जाग गया था। उसने पहले ही बेरहमी से मेरे बाल पकड़कर खींचे और मुझे ढकेल दिया। मेरे सामने एक लेडीज कांस्टेबल खड़ी कर दो और फिर मैं बताता हूँ कि मेरे अंदर का हैवान कैसे जागता है। मैंने गुस्से से उन्हें जवाब दिया। मेरी आंखों से मानो खून बह रहा था। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना गुस्सा कैसे काबू करूं। आज मैं तुम्हारा शौक कैसे बाहर निकालता हूं। बस देखना। उसने अपना मेरा शर्ट इतनी ज़ोर से खींच कि शर्ट की 2 बटन वहीं टूट गईं और उसने मेरी शर्ट के 2 टुकड़े कर दिए और मुझे डंडे से मारना शुरू किया। पहले डंडे से तो मानो बिजली का दौड़ लग गई थी मेरे शरीर पर। बाद में मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे दर्द नहीं हो रहा था। यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं था जो मैंने सहन किया था। 15-20 दिन तक वह इंसान मुझ पर लाठियां बरसाता रहा, पर मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। अब वह पसीने में सारा गल हो गया था और तब भी मैं भी पसीने में भीग चुका था। उसने फिर से मेरे बाल खींचे और बोला कि आखिर तुम सच क्यों नहीं बता रहे हो। मैं हंसते हुए जवाब दिया कि मैं उससे प्यार किया और वह उसने सहन नहीं किया हुआ। उसमें मैं क्या करूं। वह एक रात भी मेरा प्यार सहन नहीं कर पाई और वह सारा जीवन मेरे साथ बिताने चली। ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा पत्नी
अपनी पत्नी के साथ क्या किया है। यह सुनते ही मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई, क्योंकि रिपोर्ट से मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। मैं चुप था। जिसकी तुमने निर्मम हत्या की, उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि तुमने जानबूझकर उनकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे मार डाला। कल की रिपोर्ट सब कुछ साबित कर देगी। वह इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। फिर एक हवलदार मुझे वहाँ से ले गया जहाँ मैं पहले बंद था। वह दोनों कैदी चुपचाप मेरी तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि मेरे पूरे शरीर से जख्मों के खून बह रहे थे। मैं चुपचाप एक कोने में पड़ा था और अपने दर्द से भरे भूतकाल के बारे में सोचने लगा। मुझे बहुत प्यार था और एक पुरुष सब कुछ सहन कर सकता है, पर एक औरत की बेवफाई नहीं। फ्लैट में रहने वाले में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलम भी वहीं रहती थी। हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। नीलम का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था और जब भी मैं ऑफिस के लिए जाता, वह अपने फ्लैट का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर मुझे देखती। पहले तो मैं अनदेखा किया, पर अचानक फिर मुझे एक दिन मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैं नीलम के पलके झपकना ही भूल गया। मैं बस देखता ही रह गया। सामने वह बोला कि खूबसूरत। जब तक मैं होश में आता, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करने की आवाज़ आई, पर उसके बारे में विचार मैं दिन भर मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं बिल्कुल भी इश्कबाज किस्म का व्यक्ति नहीं था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मैंने आंखें अपनी खोला तो मेरे बगल में मेरे ही उम्र का एक कैदी बैठा हुआ था। कहने लगा कि तुम सच क्यों नहीं बता देते। तुम्हारे जख्म देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्यों इतना सब कुछ तुम सहन कर रहे हो? अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो यह लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक औरत को ईमानदारी का पुतला माना जाता है। बेवफाई का इल्ज़ाम पुरुषों के माथे पे जड़ दिया जाता है। पर शायद मेरा कैसे कुछ अलग था। दूसरे दिन वही पुलिस वाला मेरे पास आया और तिरछी नज़र से मुझे देखने लगा। बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत क्रूर इंसान देखे हैं, पर तुम जैसा चालाक होना आज तक नहीं देखा। तुमने तो 2 बार शादी की। पहले स्त्री का निधन हो गया और जब तुमने दूसरी भी मार डाला। तुम्हारे अंदर कैसी हवस है? तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं, पर तुम्हारे भूतकाल का रहस्य मेरे आगे सब आ गया है। आखिर फिर उसकी बताई हुई बात मेरे लिए बहुत वेदनानायक थी। तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट्स आ गई है और उसमें वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे सच सच बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सज़ा कम करने की कोशिश करूँगा। अब मात्र मुझे रहा ही नहीं गया। एक औरत 4 आंसू बहाकर अत्याचारी बन जाती है और एक आदमी झूठ साबित होता है। क्यों? क्योंकि वह एक पुरुष उसे रोना नहीं आता या समाज उसे करोड़ समझती है, पर एक औरत की बेईमानी किसी को नज़र नहीं आती। तो मुझे सब सच सच बता दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊँगा। पूरी कोशिश करूँगा। मैं कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब झूठ दिलासे थे। फिर वह मुझे वहीं लेकर आया जहाँ पहले वह मुझे लेकर आया था, पर इस बार उसे जगह माहौल अलग था। एक टेबल, 2 कुर्सी और पीछे एक पीला बल्ब जल रहा था। आज मुझे उसका एक अलग रूप ही देखने को मिला। कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पर उसमें वैसा कुछ भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अच्छा यह बताओ, तुमने अपने पहली पत्नी को क्यों मार डाला? मैंने उसे नहीं मारा। नीलम का नाम सुनते ही मुझसे गुस्सा काबू नहीं हुआ और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था और फिर रोने लग गया। मुझे आज भी याद है कि एक दिन माँ पालक की सब्ज़ी बनाई थी। तब मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे यह सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब माँ कहने लगी कि बेटा आज सब्ज़ी खा लो, कल तुम्हारी पसंद की सब्ज़ी बना दूँगी। मैंने मना कर दिया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे का बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही सुंदर लड़की। उसके हाथ में एक थाली थी। मैंने उसके हाथ में वह थाली ली। रुमाल हटाया तो देखा तो उसमें वेज पुलाव। उसमें पूछा, आंटी है?
क्या उतने में आवाज़ सुनी माँ ने। सुनकर माँ भी बाहर आ गई। वह बोली कि यह मैंने आपके लिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि आप पालक नहीं खाते हैं। मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। बाद में माँ से सब पता चला कि वह रोज़ हमारे घर आती है और माँ और वह काफ़ी बातें करने बैठती हैं। माँ उसे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे अपना दिल दे बैठा था। माँ ने मुझे जब नीलम से शादी के बारे में पूछा तो मैं भी बिना कुछ विचार किया हाँ कह दिया। हमारी शादी बहुत ही अच्छे से हुई। हम दोनों के विचार भी मिलते जुलते थे। मैं उससे बहुत प्यार करता था और वह मुझे सब कुछ अच्छे से चल भी रहा था। कुछ समय बाद माँ हमें छोड़कर चल गई। समय बीतता जा रहा था। मेरा ट्रांसफ़र गुड़गांव में हो गया। कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट और गाड़ी भी मिली। एक रात करीब 2 बजे किसी की लड़ने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ही की आंखें खुल गई पर कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तब सामने वाले फ्लैट से 40 से 45 उम्र का एक आदमी बाहर आया। दरवाजे के पीछे से एक लड़की झांक रही थी। उसके चेहरे पर जख्म के निशान नजर आ रहे थे। मैंने उसे गौर से नहीं देखा पर उसके जख्मों के मुझे उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर किया और मैं नीचे उतर आया। पता नहीं क्यों, क्या बात थी कि वह आदमी अपनी बेटी को क्यों मारता था, किस बात को लेकर लड़ता था। उस लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल तक की रही होगी। 2 दिन बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी और यह सिलसिला जारी ही रहा। मैं तो यह कहकर कि पता नहीं कि नर्क में आ गए हम लोग। ऐसा मत बोलो आदर्श, मुझे यह उस लड़की के बारे में सोचकर भी बुरा लगता है। उस लड़की का पति उसे बहुत अत्याचार करता है कि उसकी दोगुनी उम्र का है वो यह इंसान। यह सुनकर तो मैं तुरंत उठकर बैठ गया। यह क्या कह रही हो आदर्श, वह बेचारी बहुत ही याचनीय है। मैं तो काफ़ी देर तक सुन रह गया था। खैर मैं भी कभी इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अब नीलम की उस लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। मैं औरतों के बारे में क्या बताऊं, मुझे उसके बारे में बताती थी। एक चीज़ मेरा ज़्यादा ध्यान गया मतलब गुड़गांव आने के बाद नीलम से काफ़ी बदलाव आ गए थे। मैंने उस पर कभी कोई बंधन नहीं डाले। मैं घर से ज़्यादा ध्यान नहीं देता था तो वह भी कई चीज़ों को अनदेखा करती थी। एक दिन मैं घर आया, काफ़ी देर तक दरवाजे की बेल बजाई पर नीलम ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा कि वह उस लड़की के घर गई होगी क्योंकि यहाँ और तो कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे। मैं बेल बजाई तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोली। नीलम है क्या? नहीं तो वह यहाँ नहीं आई, पर हाँ एक लड़का आया था, उसी के साथ गई है शायद। वह लड़का भाई होगा उसी का। लड़की ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे बहुत धक्का सा लगा। यहाँ गुड़गांव में ना तो उसका कोई भाई था और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और नीलम को फ़ोन लगाया। फ़ोन बजे जा रहा था पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे चिंता लगने लगी कि आखिर वह कहाँ गई होगी और उसके साथ वह लड़का कौन था। थोड़ी देर बाद वह लड़की मुझसे कहने लगी कि एक काम करिए, आप मेरे यहाँ बैठ जाइए, जब वह आएगी तब आप चले जाना। पर मुझे यह सही नहीं लगा। पहले ही उसका पति उस पर अत्याचार करता है, उस पर शक करके उसके साथ गलत व्यवहार करता है। मैंने कहा कि नहीं, मैं बाहर यहीं ठीक हूँ। ठीक है, फिर उसने कहा कि और वह दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर चली गई। मैं बार बार नीलम को फ़ोन लगा रहा था पर वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की एक कुर्सी लेकर बाहर आई और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं थक गया था, ऑफिस से आया था, मुझे आराम करने की ज़रूरत थी। इन सब की नीलम को शायद कोई चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की मेरे लिए जूस लेकर आई। मुझे वैसे भी बहुत थकावट महसूस हो रही थी। मैंने उससे वह जूस लिया, पीकर उसका धन्यवाद किया। मैं फिर से कुर्सी पर बैठ गया और नीलम की राह देखने लगा। करीब 2 घंटे के बाद नेहा मुझे सीढ़ियाँ चढ़ती दिखी।
जब वह ऊपर आई तो मैं उसे पर चिल्लाने लगा कि वह मुझे देखकर घबरा सी गई और कहने लगी कि तुम कब आए, आज कैसे जल्दी आ गए तुम। तब मैंने गुस्से से कहा कि मैं जल्दी नहीं आया बल्कि तुम देर से आई हो, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम किसके साथ गई थी। मैंने एक साथ में उससे कई सवाल पूछे। उसने अपने पर्स में से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने पर मुझसे कहने लगी कि कुछ सामान लाना था मार्केट से, बस इसलिए गई थी। और मैं सामने वाली करीना से कह के तो गई थी, वह तो सब ठीक है, पर तुम किसके साथ गई थी, तुम ठीक हो। विप्लव, क्या हो गया है तुम्हें, अकेली ही गई थी। मैं एक एक करके किचन का सामान निकाले जा रही थी और अपना पसीना पोंछते पहुँचते जा रही थी। बोली कि मुझे लगा कि मार्केट पास है तो पैदल ही चली जाऊं, पर 2 घंटे कैसे लग गए पता ही नहीं चला। तुम्हें 2 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे से का वक्त ज़्यादा ही लग गया होगा। विप्लव, कोई बात नहीं। क्या, मैंने सर हिलाया और मैं चुप रहा। फिर वह लड़का कौन था जिसके साथ वह कहीं गई थी। मुझे नीलम पर शक नहीं करना था, अब अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में जहर नहीं घोलना था। मैंने अपने आप को शांत किया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा नीलम सीढ़ियों में से किसी से बात कर रही थी और हंस रही थी। यह देखकर मेरा खून बौखला गया। वह लड़का नीलम से कह रहा था कि आपने लाई हुई चीज़ मुझे दे दीजिए, यह काफ़ी भारी है, आप कहाँ ऊपर ले जाएंगे। लेकिन वह मना किए जा रही थी, कह रही थी कि मेरा यह रोज का काम है, कितने दिन मेरी सेवा करोगे। मैं गुस्से से उसके पास पहुंचा। वह लड़का मुझे देखकर थोड़ा घबरा सा गया था और सीढ़ियों के ऊपर चला गया। नीलम मेरी तरफ अच्छी से बोली, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, अब यह सामान लेकर आप ही ऊपर चलिए। आप तो जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, घर का सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। नीलम ने विषय बदलने की कोशिश की। मैं इस बारे में नीलम से कोई बात करने की कोशिश न की, पर हर बार वह बात टाल देती थी। मैंने कई बार करीना से पूछा तो वह यही कहती थी कि कुछ समय पहले ही एक लड़के के साथ गई है और वह लड़का हमारे ही बिल्डिंग में रहता था। अब मात्र मेरा संयम टूट गया था। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि वह लड़का नीलम से एकदम करीब खड़ा था। सच कहूँ तो उसने उसे पकड़ रखा था। मुझे देखा तो वह दोनों डर से गए थे। उतने में नीलम कहने लगी कि मुझे चक्कर आ रहे थे। अब नीलम का कोई बहाना मेरे सामने चलने वाला नहीं था। मैंने उसे खींचा और जोर से थप्पड़ जड़ दिया। वह लड़का डर के मारे वहाँ से भाग गया। वह लड़का यहाँ अपने घर में क्या कर रहा था। तुम मुझ पर शक कर रहे, विप्लव तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती और तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। उसकी माँ ने गाजर का हलवा बनाया था तो बस वही देने आया था, बाहर कोई नहीं दिखा इसलिए वह अंदर आ गया। उसका यहाँ आना गलत था। उसे देखकर मैं भी घबरा सी गई थी। बस उसी घबराहट में मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं गिरने वाली थी। तब वो आगे आया और उसने मुझे संभाल लिया। जो कुछ कहानी बता रही थी उस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में शक का बीज बो चुका था। मुझे पता नहीं था अब वही बीज एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाएगा। मैं नीलम को फिर से 2-3 थप्पड़ जड़ दिया और घर से बाहर निकाल दिया। वह मेरे पैर पकड़कर विनती कर रही थी, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि आपकी पत्नी का रोड पार करते समय एक्सीडेंट हो गया और वह जगह पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह समाचार मेरे लिए किसी सब्र में से काम नहीं कर रहा था। नीलम के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। मैं उससे बहुत प्यार करता था पर उसने मुझसे बेवफाई की थी। यह भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर दूसरी तरफ उसके जाने से मेरा गला भर आया था। मैं नेहा से के गम में डूब चुका था। कुछ दिन बीते और खबर मिली कि करीना के पति का हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह बेचारी बेसहारा हो गई थी।
एक दिन वह मुझसे बोली कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और आपको भी। मुझे करीना की बात सही लगी। हम दोनों ने शादी कर ली। करीना मेरे कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। पर जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा वह किसी से खिड़की के बगल खड़े होकर बात कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि मैं कमरे में आ गया हूँ। तब वह किसी से तो बोल रही थी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। और विप्लव के मन में तुमने शक का बीज बोकर तुमने बहुत अच्छा किया। नीलम अपने जाल में सहज ही फंस गई और मैं अपने पति को विष देकर मार डाली। सभी को लगता है मैं बहुत अत्याचार सहन कर रही थी, पर हकीकत में मेरे पुरुषों के साथ गलत संबंधों के कारण मेरा पति मुझ पर अत्याचार करता था। किसी को शक भी नहीं हुआ और मुझे मेरा प्यार मिल गया। विप्लव को देखा तो मैं अपना होश खो बैठी। आज मैंने पा लिया। वह मूर्ख नीलम मेरी चाल समझ ही नहीं पाई। उसकी बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था और मैंने उसका आंचल जोर से खींचा। वह मुझे देखकर घबरा गई और सफाई देने लगी। मुझे अब उसे नफरत हो रही थी। उसके कारण मेरी नीलम मुझसे दूर चली गई। गुस्से में आकर उसी साड़ी के आंचल से उसका गला दबा दिया मैंने। उससे उससे कोई शारीरिक संबंध नहीं रखे थे और यही पोस्टमार्टम में आया था। मेरी निष्कलंक में महसूस नीलम जिसकी वजह से मुझसे दूर चली गई, उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था? मेरी बातें सुनकर वह इंस्पेक्टर शांत था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या सज़ा मिलने वाली थी, पर मुझे डर इस बात का था। कोई पछतावा नहीं था। वह कहीं तो गलती मुझसे भी हुई थी कि मैं अपने नीलम को विश्वास नहीं रखा। अपने नीलम को शायद मैं ठीक से जान ही नहीं पाया था। शायद अगर मैं अपने नीलम पर विश्वास किया होता तो आज इस दुनिया में मेरे साथ होती। कभी मैं उसे किसी की बातों में क्यों आ जाता? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैं क्या करूं? तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या सही किया या गलत। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हो सके तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।